संघ से मैं जुड़ा हूं, इसलिए इस व्यक्तिगत तौर पर हमको यहाँ प्रताड़ित करने का कुछ लोगों ने साजिश रचा है। हम लोग इसमें भाषाओं के साथ साथ जो लोकवाणी है, जैसे भोजपुरी है, मगधी है, ब्रज भाषा की बोली है, क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाओं पर भी हम लोग काम करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से इससे हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको बल मिलेगा और क्षेत्रीय स्तर पर जो सांस्कृतिक विरासतें हैं उसको एक व्यापक आयाम मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष तिवारी। स्वागत है आपका वॉक्सी टॉक्सी हिंदी की संवाद श्रृंखला में। शिक्षक जो छात्र को मूर्त रूप प्रदान करता है, तो आज मैं एक ऐसे ही शिक्षक के साथ में बैठा हुआ हूं और उस शिक्षक का परिचय किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। हमारे साथ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में बतौर सहायक आचार्य के तौर पर इतिहास विभाग में अपनी सेवा दे रहे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। तो आज इस संवाद की कड़ी में हम सर से ही संवाद करेंगे और जानेंगे कि इतिहास के दृष्टिगत उनका क्या कुछ मानना है और वो क्या कुछ देखते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आयुष जी, ये आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप कम से कम इतिहास के बारे में कुछ जानने की जिज्ञासा बतौर पत्रकार चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा सा परिचय हमारी संवाद श्रृंखला को देख रहे दर्शकों को अगर आप दे सकें। मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, जनपद बलिया, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1981 में प्रवेश लिया था और वहाँ से BA, MA, LLB और DPhil की डिग्री मैंने लिया। मैं एक प्रतियोगी छात्र के तौर पर भी रहा हूँ और एक पत्रिका निकाला करती थी प्रगति मंजूषा, जो प्रतियोगी पत्रिका थी जिसमें अंशकालिक सह संपादक के रूप में श्री रतन कुमार दीक्षित जी हमको रखे हुए थे। तो एक आपके क्षेत्र का थोड़ा सा हल्का फुल्का अनुभव भी है हमारे पास। यानी सर ने पत्रकारिता में भी हाथ आजमाया है, ये बड़ी बात। अच्छा सर, आपने बलिया का जिक्र किया और जब बलिया का जिक्र होता है अक्सर, तो बलिया अक्सर बागियों की जमीन कही जाती है और दूसरी बात है युवा तुर्क के तौर पे भारत के एक प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का बड़ा नाम आता है। तो बलिया में चंद्रशेखर जी का कैसा, अगर थोड़ा सा, चूंकि आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आपने तो उनका दौर भी देखा होगा, थोड़ा सा अगर बता सके हमारे। मेरे सांसद रहे हैं और मेरे बहुत प्रिय नेता भी रहे हैं और व्यक्ति जब पद से जाना जाने लगता है, इसका मतलब कि उसके कर्म से सुगंध आती है। और चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री के तौर पर कम, लेकिन अध्यक्ष जी के नाम से जाने जाते हैं आज भी और जाने जाते रहेंगे भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ के लिए तो वक्त के सांचे ही बदल गए। माननीय चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री, शायद बिरले ही वैसे लोग पैदा होते हैं और डायनेमिक ऑफ सोशल चेंज। सर एक चीज़, उनकी पुस्तक मैं पढ़ा हूँ, कालजयी कृति है, उनकी रचना है। मैं भी आत्मकथा शायद जी उन्होंने। अच्छा सर, आपने जो है जिक्र किया चंद्रशेखर जी का, और दूसरी बात है युवा तुर्क के नाम से भाई कम उम्र में आदमी इतनी पहचान बना ले, तो भारत की भावी पीढ़ियाँ उनको पढ़ नहीं याद करेंगी, तो एक बड़ा विषय होता है। सर आपने इतिहास का जिक्र किया। अक्सर जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो इतिहास से भाग रही होती है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का एक थॉट है कि जो पीढ़ी अपने उसके इतिहास को नहीं जानती, वो अपना भविष्य नहीं बना सकती है। तो आपका एज अ इतिहास के शिक्षक के तौर पे कैसा अनुभव रहा, और फिर आपने जब आप शिक्षा के क्षेत्र में आए तो फिर आपने इतिहास ही क्यों चुना, थोड़ा सा अगर बताएं। आयुष जी, जनपद बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी छोर का जनपद है। एक तरफ से घाघरा और दूसरी तरफ गंगा और तीसरी तरफ से तमसा नदियों के से घिरा हुआ क्षेत्र है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास तो वहाँ हमेशा बनता और बिगड़ता रहता है। उस सरजमी की पवित्रता के बारे में जब भारत में सबसे पहले 3 जनपदों ने अपनी आज़ादी घोषणा 1942 में किया था, तो उसमें जनपद बलिया भी था। महाराष्ट्र में सतारा था और बंगाल, पश्चिमी बंगाल में मेदिनीपुर था। मतलब जोश कह लीजिए और या फिर कह लीजिए एक बगावत के सुर हमेशा जी बुलंद रहे। और मंगल पांडे जी भी तो बलिया के रहने वाले ही थे, जिन्होंने सबसे पहले
आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ गोलियां दागी थी। जी। तो प्रस्तावना और उपसंहार लिखने वाला जनपद, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, बाबा भृगु जी की वही तपोभूमि है जिन्होंने, ये भागवत पुराण में चर्चा है कि जिन्होंने जब देखा कि इस धरती पर अकाल पड़ा हुआ है और कोई खोज खबर नहीं ले रहा है, तो देवताओं की परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों के साथ, 7 ऋषियों के साथ निकल पड़े और विष्णु भगवान को तो जा करके और लात से मार के आगाह करने का काम किया कि तुम यहाँ पर क्षीर सागर में लेटे हुए हो और धरती पर अकाल पड़ा हुआ है, जनता त्राहिमाम कर रही है। तो एक अन्याय शोषण के खिलाफ हमेशा आवाज़ केवल बुलंद नहीं करता है, बल्कि सार्थक प्रयास करके और सार्थक अर्थ निकालने का काम जनपद बलिया का सपूत करता है। सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, अभी बीते दिनों लखनऊ के एक बड़े इतिहासकार हैं और उनको पद्मश्री से भी भारत सरकार ने भी सम्मानित किया है, डॉक्टर योगेश प्रवीण जी। जी। उनसे मैंने अभी हाल ही में वार्तालाप किया, बातचीत की, तो उनका कहना था कि जैसा हमारा, या फिर मैं लखनऊ की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, कि लखनऊ का जैसा इतिहास लिखा जाना चाहिए था वैसा नहीं लिखा गया। और उस दौर में क्या है मुझे नहीं मालूम, उन्होंने खुद ऑन कैमरा हमारे पास कहा कि तब राजा के दरबारों में बैठकर इतिहास लिखा जाता था, तो वो इतिहास वास्तविक इतिहास नहीं। अगर आप इस पे कुछ कहना चाहें थोड़ा सा। क्यों लखनऊ का नहीं आयो जी, भारत का इतिहास ही सब गड़बड़ लिखा गया, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि यहाँ पर अकबर को महान कहा जाता है और राणा प्रताप को कहीं जिक्र तक नहीं आता है कि वो, जबकि महान राणा प्रताप को होना चाहिए था, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए घास की रोटियां तक खाई। और अकबर के बारे में सभी जानते हैं कि उनके कारनामे क्या थे। तो यहाँ इतिहास अब लिखा जा रहा है और लिखा जाना चाहिए भी, मैं इसका समर्थक हूँ। मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक नहीं, हम उस पर भी आएंगे थोड़ा सा, सिपाही हूँ। जी। सर, अभी हाल ही में आपका जो है एक मैंने पढ़ा, तो बड़ी एक खुशी होती है कि जब अपने से बीच से शिक्षक कोई उच्च स्तर पे जाए और तरक्की। सर, आपका एक प्रोजेक्ट हाल ही में सैंक्शन हुआ है, वाल्मीकि रामायण में लोक जीवन में प्रासंगिकता, भारत सरकार द्वारा हुआ है। तो आपको क्या ऐसा लगा कि हमें इस पे जो है शोध करना चाहिए, या शोध का विषय है, या वाल्मीकि रामायण वास्तव में एक विश्व ग्रंथ के तौर पे अपना जो है प्रचार हो सकता है उसका? तो अगर उस बारे में आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि आप वाल्मीकि रामायण पर शोध करें और आपका ये पास भी हुआ? देखिए, किसी देश को समाप्त करना हो तो उस देश की संस्कृति को नष्ट कर दीजिए आप। सर, आज आप इतिहास के शिक्षक कह रहे हैं, मुझे लग रहा है। और अभी तक जी, भारतीय संस्कृति जीवित है, इसलिए भारत जीवित है और भारत की परंपराएं जीवित हैं। नहीं तो संस्कृतियों पर हमला करने के लिए न तो मुगल छोड़े बाह्य आक्रांता के रूप में, न तो अंग्रेज छोड़े, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। वर्तमान में सोच चल रहा है इस विषय में, थोड़ा सा बताना चाहिए इस विषय में थोड़ा सा, चूँकि अगर जो लोग इस चीज़ से काफ़ी वो रखते हैं कि मुझे भी इस चीज़ में कुछ पता चलना चाहिए कि वास्तव में हाँ भारत की धरोहर हैं ये जो सदग्रंथ है हमारे, तो आखिरकार लोगों को पता चलना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में लोक जीवन की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता विषय हमने इसलिए चुना शोध का विषय, क्योंकि आम जनमानस जिस रूप से जुड़ा हुआ है आज भी, और भगवान राम के जो क्रियाकलाप हैं, जो उनके कर्म हैं, जो उनके आचरण हैं, जो व्यवहार हैं, घर घर में जन जन में आज भी देखने को मिलते हैं। और उसको जिंदा रखने की ही जरूरत नहीं है, उसको और पल्लवित और पुष्पित करने की जरूरत है, जिससे हम कभी जब विश्वगुरु थे तो आज भी विश्वगुरु के नक्शे कदम पर चलें और विश्वगुरु हमारा देश बने, माँ भारती के सपूत विश्वगुरु के रूप में निखरें और चारों तरफ बिखर करके माँ भारती के वैभव और यश को फैलाएं। सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, करीबन मैं जब से इस विद्यालय में आपको देख रहा हूँ 1.5 से 2 साल के आसपास हो गया। अभी आपने बतौर सहायक आचार्य ज्वाइन किया, पहले गेस्ट लेक्चर अतिथि लेक्चरर के तौर पे यहाँ पर थे। सर, कैसा अनुभव रहा इस विश्वविद्यालय का आपका? इस विश्वविद्यालय का अनुभव तो अभी विशेष एक परिधि से अब धीरे धीरे निकल रहा है, मुझे जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति का जो एक
दृष्टिकोण होना चाहिए, जो विचार का फैलाव होना चाहिए, वहाँ यहाँ पर अभी वह नहीं पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। लेकिन अब वर्तमान परिवेश में यह विश्वविद्यालय वास्तव में विश्वविद्यालय का आकार ग्रहण करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाषा विश्वविद्यालय इसका नाम, भाषाओं के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है और फिर संस्कृत और अब तो खैर जो वर्ल्ड की और सारी भाषाएं उन पर भी विशेष काम। उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां पर भाषाओं को केंद्रित करके शोध कार्य करने की, पठन पाठन करने के लिए एक मान्यता मिली है यहाँ पर, और इस पर कार्य भी अब प्रारंभ हो गया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में यह विश्वविद्यालय भाषा विश्वविद्यालय के रूप में पूरे विश्व में प्रतिष्ठित होगा। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले मैं खुद यहाँ पर कैंपस में मौजूद था। माननीय महामहिम आनंदीबेन पटेल जी और उच्च शिक्षा के मंत्री उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा साहब, उन्होंने कहा अगर विश्वविद्यालय भाषा के लिए काम कर रहा है तो एक बहुत बेहतर बात है और उत्तर प्रदेश सरकार जो बेहतर सहयोग हो सकती है तो हम उसमें करेंगे। क्या आपके इतिहास विभाग तरफ से स्पेसिफिक या फिर आप कोई प्रपोजल बना के दिया गया है ऐसा कुछ? जी, अब हम लोग इसमें भाषाओं के साथ साथ जो लोकवाणी है, जैसे भोजपुरी है, मगधी है, ब्रज भाषा की बोली है, क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाओं पर भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इससे हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको बल मिलेगा और क्षेत्रीय स्तर पर जो सांस्कृतिक विरासतें हैं उसको एक व्यापक आयाम मिलेगा। सर एक चीज़ और, मैंने जहाँ तक जानता हूँ मैं, यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शोधपीठ है और आप उसके संरक्षक के तौर पर अगर कह लिया जाए या फिर एक बड़ी जिम्मेदारी उसके रूप में आपके, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि शोधपीठ के बारे में अगर कुछ छात्रों को पता करना हो, कुछ शोध करना हो, क्योंकि आप उस स्पेसिफिक विषय को देख रहे हैं? प्रथमतः तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धा सुमन और सत सत नमन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे महापुरुषों का जगह जगह शोध पीठ स्थापित ही क्यों नहीं होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, जिससे कि उनका जो एकात्म मानववाद है उस पर चिंतन मनन और व्यवहार में वह लागू होना चाहिए, व्यवहार में आचरण में उतरना चाहिए, जिससे कि हमारा देश सुखमय और समृद्धि के रास्ते पर जाए और एकता, अखंडता, विकास आर्थिक सामाजिक रूप से हो, इसके लिए काम करने की अभी आवश्यकता है। सर आपने एक बड़ा अच्छा शब्द बोला कि पंडित जी का वास्तव में ये बड़ा विचार था कि एकात्म मानववाद, वास्तव में वो समाज में जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति था उसके बारे में सोचते थे कि जो वास्तव में जो राम राज्य की कल्पना वास्तव में की गई थी कि जो जनता को जो कष्ट हो तो शासन का प्रतिनिधि उसके पास पहुंचे, ना कि जो है वो जाके शासन के पास जाए। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? दुनिया जब समाजवाद और पूंजीवाद के घेरे में थी उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक नया चिंतन दिया था कि नहीं, पूंजीवाद और साम्यवाद से देश और समाज का भला नहीं हो सकता है, बल्कि एकात्म मानववाद, जब तक कि समाज का अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर है वह समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं होगा, तब तक देश और समाज का ना तो विकास हो सकता है और ना तो देश और समाज समृद्ध हो सकता है। आपको एक उपलब्धि आपके पास और है, शायद कम लोग जानते हो, कि आपको इंडो नेपाल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा सकता है। कहते हैं लोग कि जो है भारत और नेपाल का रोटी और बेटी जैसा संबंध है, सांस्कृतिक धरोहरें हैं हमारी आपस में जुड़ी, लेकिन इस समय संबंधों में कुछ कटुता सी आ गई है। तो ऐसे दौर में आपका इस पे काम करना आप कैसे देखते हैं इसको? राजनीतिक माहौल बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते और आत्मीयता तो जस के तस रहते हैं और उसमें कभी खटास नहीं आती है। नेपाल हमारा छोटा भाई है, हमारे घर का है, हम उसके घर के हैं, इसलिए कभी ऐसी दूरी हो ही नहीं सकती है। तो यानी मतलब वो छोटा होके चाहे जो कि वो, जैसे एक सनातन संस्कृति में एक थॉट है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। छोटा वैसे नहीं है, मतलब जैसे बड़े और छोटे भाई का संबंध होता है वो समानता है। सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से हम नेपाल और भारत अलग हो ही नहीं सकते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या दो शरीर हैं और आत्मा एक है।
मतलब एक बड़ी बात सर ने कही कि हम नेपाल और भारत के बीच बॉर्डर जरूर है, सीमाएं जरूर हैं, लेकिन दिल के अगर देखे जाएं तो तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवक के तौर पे जाना जा रहा है, आप सेवा भी दे रहे हैं, तो अगर स्वयंसेवक संघ को लेकर एक बड़ी छवि लोगों के मन में दूसरे टाइप की बनाई गई, अगर वास्तविक छवि आप बताना चाहें दर्शकों को। जी, स्वयंसेवक तो देश और समाज की सेवा करने के लिए ही होता है। और 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने किया था, तो भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और हिंदुत्व की जो संस्कृति है वह किस तरह से वैभव को प्राप्त, परम वैभव को प्राप्त करे, किस तरह से जो भारत पहले विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, तो पुनः उस रूप में स्थापित हो, इसके लिए स्वयंसेवक काम करता है। वह कभी समाज में ये नहीं देखता है कि यह छोटा है, वह बड़ा है, यह इस जात का है, वह उस जात का है। वह तो सिर्फ और सिर्फ माँ भारती के लाल को माँ भारती की नज़र से देखता है। सर एक चीज़ और होती है कि हमेशा मैंने देखा है तमाम सारे विश्वविद्यालयों में विभाग जो है वो शिक्षकों के नाम से जाने जाते हैं, तो इतिहास विभाग में आपके द्वारा या यहाँ के शिक्षकों के द्वारा ऐसा क्या किया जा रहा है कि वास्तव में अगर कोई नाम ले कि यहाँ पे हाँ इतिहास विभाग, तो डॉक्टर लक्ष्मण सिंह का नाम जवान पर पहले आ जाए। अब समरसता अवार्ड तो मिला ही है, और आप देख ही रहे हैं कि ICHR से मैं प्रोजेक्ट हमको मिला हुआ है वाल्मीकि रामायण पर काम करने के लिए। एक प्रोजेक्ट के लिए मैं और भी लगा हुआ हूँ कि मैं महाभारत का जो शांति पर्व है उस पर मैं काम करने की इच्छा है, उसके लिए भी प्रयासरत हूँ। लिखना पढ़ना जो भी समय मिलता है करने का प्रयास करता हूँ। छात्रों का किसी प्रकार से सहयोग लिया जा रहा है जो आपका ये वाल्मीकि रामायण से संबंधित वो है कि छात्रों को भी एक मौका मिल सके, वो भी अपने जो है हुनर को निखार सके कुछ, या फिर वो भी अपना योगदान दे सके। इनसे जब फील्ड वर्क में मैं जाऊँगा, क्योंकि भगवान राम से संबंधित जो भी तीर्थ स्थल हैं हमको वहाँ जाना है, भौतिक सत्यापन करना है, वहाँ स्थानीय परंपराओं का साक्षात्कार के माध्यम से कि कितनी अभी जीवित हैं जो वाल्मीकि रामायण काल में वर्णित थी, तो उसमें मैं कुछ शोधार्थियों का सहयोग लूँगा। श्रीलंका में भगवान राम से संबंधित 10 स्थान मैंने चिन्हित किए हैं, और मेरा पूरा सार्थक प्रयास है कि उन स्थानों को मैं जा कर के और सत्यापित करूँगा, वहाँ से कुछ अपनी रामायण से संबंधित, लोक जीवन से संबंधित परंपराओं को साहित्यिक और वहाँ के वैयक्तिक लोगों से मिल करके कुछ ग्रहण करने का सार्थक प्रयास करूँगा। सर एक चीज़ और, मैं एक आखिरी सवाल लेके आपसे अपनी बातचीत को विराम देना चाह रहा हूँ कि जब आदमी तरक्की की बुलंदियों को छूता है, तमाम सारे अवार्ड्स को प्राप्त करता है या फिर समाज में एक अहम भूमिका बना रहा होता है, तो तमाम सारे लोग उसके पैर खींचने वाले होते हैं, उसके खिलाफ तमाम तरीके की साजिशें शुरू हो जाती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। तो आपके ऊपर भी ऐसे कुछ आरोप प्रत्यारोप, आपके साथ ऐसी साजिशें, अगर कैमरे के सामने आपको खंडन करना हो जी, कैसे करेंगे? मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं, क्योंकि डाक्स बारकान कारवा गोवान और एक स्वयंसेवक के रूप में मैंने इस विश्वविद्यालय के पावन परिसर में काम करना शुरू किया हूं, जैसे माँ भारती के लाल को करना चाहिए। और जो निगेटिव माइंडेड लोग हैं, वो लोग जो हैं तरह तरह के पीठ पीछे आरोप प्रत्यारोप या अफवाह फैलाने की साजिश रचते हैं, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं। मैं तो जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षण में और प्रशिक्षण में जो भी सीखा हूं, उसके अनुरूप काम करने का सार्थक प्रयास करता हूं। आपको लगता है नाम खराब करने का प्रयास हो रहा है? जी, पूरी तरह से मेरे नाम को खराब करने के लिए, संघ को बदनाम करने के लिए एक साजिश कुछ लोगों द्वारा रची जा रही है। कि आप अगर संघ से जुड़े हुए हैं तो इस वजह से स्पेसिफिक आपको टारगेट किया? जी, संघ से मैं जुड़ा हूं, इसलिए इस व्यक्तिगत तौर पर हमको यहाँ प्रताड़ित करने का कुछ लोगों ने साजिश रचा है।
ओके, तो आप डॉक्टर लक्ष्मण सिंह सर थे जिनसे हमने अभी तक का वार्तालाप किया, तमाम सारे पहलुओं पे बातचीत की। सर के 2 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं और सर इतिहास के क्षेत्र में छात्रों को बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने सर के साथ एक कम समय में एक सार्थक बातचीत करने का प्रयास किया है और आगे भी आपको तमाम सारे ऐसे ही जो एकेडमिक पेशे से जुड़े हुए लोग हैं उनसे रूबरू करवाते रहेंगे। और वास्तव में अगर आपको कुछ और जानने की आवश्यकता होगी तो हम उनसे भी मिलवाएंगे। चलते समय सर से एक चीज़ और कहना चाहेंगे, इस विश्वविद्यालय के या फिर और भी जो तमाम सारे छात्र सर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चूँकि आप एक सहायक आचार्य हैं इतिहास में, तो छात्रों को कोई संदेश अगर दें। मैं छात्रों को इतना ही कहना चाहूँगा कि पुस्तकों को बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए और सतही स्तर की पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सतही स्तर की पुस्तकें हमेशा दिग्भ्रमित करती हैं और कुछ लोग समाज में जो निगेटिव फीडबैक के हैं वो एक भ्रम पैदा करने के लिए कुछ गलत विचार एक लिख करके और प्रचार और प्रसार के माध्यम से रखना चाहते हैं। इसलिए हमेशा एथेंटिक बुक को पढ़ना चाहिए और पढ़ाई लिखाई पर निश्चित रूप से प्रतिदिन कुछ न कुछ समय अवश्य देना चाहिए। सर बहुत धन्यवाद आपको कि आपने एक सार्थक धन्यवाद।